Yes, guys. Today we'll start with a chapter called Cost of Capital. Cost of Capital. Now, before I talk about cost of capital का chapter बचा बाटी, I just want to discuss one thing with you. ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बीएसटी याद है आकांक्षा? नहीं सर। अबे प्रोडक्ट मिक्स तो याद होगा। यस सर। ओके, छोड़ो उसको। सेल्स मिक्स याद है? छोड़ो उसको। कैपिटल स्ट्रक्चर याद है? कैपिटल स्ट्रक्चर याद है बेटा? सर थोड़ा सा याद दिला दो आज। अरे ज्यादा नहीं, बस इतना याद होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक डेट और एक इक्विटी। डेट इक्विटी होता है। थैंक यू। सो कैन आई से कैपिटल स्ट्रक्चर डील्स विद डेट इक्विटी मिक्स? यस सर। I repeat, capital structure deals with और आपको ये बचपन से पता है, यू एंड योर बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। Now you can be a debenture holder of the company, you can be a shareholder of the company. यस सर। So when you give a loan to the company, you become a debenture holder. यस सर। And when you invest in shares of the company, you become a shareholder of the company. और shareholder के अंदर equity shares भी होता है और प्रेफरेंस शेयर। सो डेट इक्विटी मिक्स में से मैं इक्विटी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी इनको फर्दर स्प्लिट करूंगा बट आराम आराम से। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। आज मेरे पास मेरा टैब नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा। अब अगर हम डेट की बात करें, 12th स्टैंडर्ड पे ले चलता हूं। डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा था बेटा? यस सर। डिबेंचर के चैप्टर में अगर आपको याद हो, हम कहते थे डिबेंचर आर ऑफ 2 टाइप, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड नॉन रिडीमेबल। सो कैन आई से रिडीमेबल डेट एंड इररिडीमेबल डेट। बिफोर आई स्टार्ट टुडेस टॉपिक, मुझे एक बेसिक आइडिया देना है कि यार इस चैप्टर में हम किस तरह की चीजों से डील करेंगे। तो आपने बोला सर डेट इक्विटी मिक्स इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट इक्विटी मिक्स इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. Debt is of 2 types, redeemable debt and irredeemable debt. So what's the difference between redeemable and irredeemable debt? Can somebody tell me? जो रिडीम होने वाले होंगे वो रिडीमेबल। मतलब redeemable debt or debentures are those debentures which have a limited life, like specific life. कि आज मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, मैं कौन कंपनी, और मैंने बोला 10 साल के बाद आप आओ और अपने पैसे ले जाओ। यानी हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे, कैंसिल कर देंगे अपने डेट को। इररिडीमेबल मींस these debentures which a company issue, they will be alive. कब तक? जब तक है जान, यानी till the company goes into liquidation, right? Now similarly, preference shares is also of 2 types, redeemable and irredeemable. बेटा थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, काइंडली बियर विद मी। redeemable and irredeemable debenture. So far so good. Yes sir. Similarly, redeemable and irredeemable preference shares. अच्छा, Yes. मेरे को एक आखिरी बात और बता दो बिफोर आई गो टू नेक्स्ट पॉइंट एंड देन विल टॉक अबाउट राइटिंग द फॉर्मूलाज। आई बिलीव कि ये फॉर्मूलाज ना रटने नहीं है पुत्र, समझना है, क्योंकि एक के समझ आ गए तो दूसरे के लिंक वाइज अपने आप हो जाएंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू संजय। Yes sir. What is the major difference between debenture and preference shares? So डिबेंचर्स में डिविडेंड पे होता है एंड जब कंपनी को पे करना होता है तो पहले प्रेफरेंस डिबेंचर्स को मिलती है और फिर
प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा डिबेंचर्स को डिविडेंड पे होता है, घर आके धो डालूंगा। सॉरी सर, इंटरेस्ट पे होता है तो। थैंक यू। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे होता है, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस होल्डर को शेयर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड। होता है। थैंक यू। दूसरी बात, इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड इज एन एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बातें लिखवा चुका हूं, फिर भी गलती कर रहे हो यार तुम, मेरा दिल तोड़ देते हो। कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा कॉल। अगर आपने डिबेंचर कॉल लोन लिया है तो कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न होगा। होंगे। सो फार सो गुड। यस सर। नाउ थर्ड एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने बोला डिबेंचर को इंटरेस्ट, प्रेफरेंस को डिविडेंड, डिबेंचर का इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे साथ आप लिवरेज का चैप्टर कर चुकी हो, मेरे साथ आप ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कर चुके हो, और आपको पता है इंटरेस्ट आता है टैक्स से पहले और डिविडेंड आता है टैक्स के बाद। सर नहीं याद आ रहा। एक मेरा बच्चा कहता है, उसका मुझे मैसेज आया, कहता है सर आप इतनी फास्ट पढ़ाते हो। मैं कहा बेटा इससे स्लो नहीं पढ़ा सकता, सॉरी। नहीं, कोशिश करूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट। आपके पास क्या आ जाता है? ईबीटी। ईबीटी। लेट से 10 लाख आ गया, इंटरेस्ट 1 लाख था, ईबीआईटी लेट से 11 लाख था। अब इस पे टैक्स लगा लेट से 40%। अब आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। अब आप सबसे पहले कौन सा डिविडेंड दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड से 50,000। तो मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बच्चों को, डिविडेंड आता है टैक्स माइनस करने के बाद। और इंटरेस्ट आता है टैक्स माइनस करने से पहले। थैंक यू सर। ये बातें क्यों बता रहे हो? अभी बताऊंगा। इसका रीजन है बच्चों, कुछ चीजों का रीजन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं एक और, जिससे पहले मैं आगे चलूं। मैंने कहा बच्चों मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो पता है अक्षरा क्या कहती है? सर शक्ल देखिए अपनी। मगर ऐसे बेइज्जती मत किया करो यार। कह रही नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं है, मैं ये कह रही हूँ आपने 10 लाख कमाए। कहती भारत सरकार को टैक्स कौन देगा? मैंने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मेरा 10 लाख रुपए प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया से 30% मैंने 3 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। यस सर। तो मेरी जेब में कितना बचा? 7 लाख। यस सर। So I'm trying to develop the concept of profit before tax and profit आफ्टर similarly. अब चलते हैं आगे। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया, वो कंपनी का एक्सपेंस या इनकम? सर। और डिबेंचर होल्डर का वो एक्सपेंस या इनकम? इनकम। अब इसके मैं थोड़े वर्ड चेंज कर देता हूँ। कंपनी के लिए जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया वो एक्सपेंस या कॉस्ट? सर एक ही बात है। नहीं हाँ एक ही बात है यार, एक्सपेंस बोलो या कॉस्ट बोलो, कॉस्ट एक ही बात है। मेरा खर्चा हो गया यार, कॉस्ट। व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग ए कार? दैट्स एन एक्सपेंस। अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस। तो कहने से बच्चों, कंपनी ने कैपिटल स्ट्रक्चर यानी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा डेट में बोरो किया और कुछ इक्विटी। कंपनी को अपने डेट और इक्विटी की क्या निकालनी पड़ती है? कॉस्ट। कंपनी को अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की क्या निकालनी पड़ती है? कॉस्ट। लाइक केडी, सर व्हाट इज केडी? कॉस्ट ऑफ डेट। लाइक केई, सर व्हाट इज केई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर व्हाट इज केपी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। एंड सर व्हाट इज केआरई? Cost of retained. So before I go further and discuss the formulas, I tried giving you a basic idea that this chapter revolves around capital structure की cost. Individual component of capital structure की company को cost कितनी पड़ती है? And these costs are classified as cost of debt. अब यहाँ पे एक बच्चा बोल बैठा समझदार, कहता है सर कौन सी कॉस्ट? बिट्टू टिक्की वाला या अरविंद टिक्की वाला? मतलब कॉस्ट ऑफ डेट After, before, before tax and after that. thank you.
फिर मैंने एक बच्चे ने मुझे फिर बोला सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कौन सी, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। मैं कहा तू नालायक था, नालायक है और नालायक रहेगा। कहता क्यों? मैंने कहा अभी बताया था डिविडेंड कब आता है टैक्स के। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कोई बीटीएटी नहीं है। बट डेट के अंदर मुझे देखना पड़ेगा मुझे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स निकालनी है या। सो फार सो गुड, एक बेसिक आइडिया बच्चा पढ़। सर लेकिन डेथ में हम लोग क्यों हाँ, देखेंगे कि आफ्टर होगा या बिफोर होगा? क्योंकि क्यों सर देखेंगे? इंटरेस्ट तो टैक्स से पहले ही देते हैं ना। बेटा देते तो पहले हैं। अब देखो मैं आपको कैसे बताऊं। एक एग्जांपल लेता हूं टू मेक इट मोर क्लियर। मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपया मान के चलो, और इश्यूड एट पार। तो कंपनी की लायबिलिटी कितने से बनी? 100 रुपए से। बोलो। यस सर। इस डिबेंचर का नाम है 10%, तो कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 10%, 10 रुपीज। कंपनी ने पे किया 10 रुपीज आउट ऑफ 100, यस सर। यानी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट भी कितनी है? 10%। यस सर। प्लीज, यस, कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट भी। 10% है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बड़े प्यार से सुनना, कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया वो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर की क्या बन गया? इनकम। यस। तो कंपनी को उस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। सॉरी, शेयर डिबेंचर होल्डर को उस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। यस सर। 10 रुपए में से उसने 3 रुपए तो टैक्स दे दिया, यस सर। तो उसकी जेब में कितना बचा? 7। यानी डिबेंचर होल्डर को 7 रुपए देने के लिए, अगर उसकी जेब में 7 रुपए बचने चाहिए तो कंपनी को कितना कमाना पड़ेगा? 10 रुपए, 10 रुपीज Hence the concept of cost of debt before tax and आफ्टर टैक्स। thank you. So far so good. यस सर। All right. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। Right. तो मैंने आपको आइडिया दिया before I go further that we deal under capital structure with debt equity mix. Debt is further classified as redeemable debt and irredeemable debt. इसका मतलब redeemable debt की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सेपरेट होगा और इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सेपरेट हो गया। सिमिलरली इक्विटी शेयर सेपरेट होगा, प्रेफरेंस शेयर सेपरेट होगा, उसका भी फर्दर स्प्लिट होगा एज रिडीमेबल एंड। सो फार सो गुड पुत्र। यस। नाउ अब आप कॉपी पे लिखना शुरू करोगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज और बतानी है बेटा, भूल गया। एक और हम टर्म यूज करेंगे बेटा, यस सर। केओ मींस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल मींस इन सबका एवरेज। ये जो इंडिविजुअल आप कॉस्ट निकालोगे, जब इसका हम एवरेज निकाल देते हैं, उसे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बोलते हैं वैक, कॉल्ड केओ, कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। I repeat, weighted average cost of capital called overall cost of capital. So far so good. Yes sir. लॉक कर दूं? Yes. कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। नाउ आगे चलते हैं पुत्र। बच्चा पार्टी, ये आपको मेरी पुरानी पिक्चर दिखेगी, दिख रही है? Yes sir. मोलू होता था तब मैं। यस बच्चों, सबसे पहला आप फॉर्मूला लिखोगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए रीड भी कर दूंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास आज है नहीं सिस्टम लिखने का। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, उसका ए पार्ट लिख देंगे बिफोर टैक्स। मैं समझाऊंगा बच्चों, जल्दी मत करना। फॉर्मूला पहले समझाऊंगा, फिर फॉर्मूला लिखें। आपने हेडिंग डाल दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। यस। और उसके नीचे आप ए लिख देंगे बिफोर टैक्स,
और बिफोर टैक्स की ब्रैकेट में आप लिख देंगे कुछ ऐसे, आई जस्ट शो यू, KDBT मतलब कॉस्ट ऑफ डेट Tax. बिफोर टैक्स। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन, मैंने एक छोटा सा बात आपसे किया, थोड़ी देर के लिए आप दोनों बनिया बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप क्या बन जाओ, बनिया. बनिया। कंपनी ने एज्यूम किया 10% फेस वैल्यू ₹100 वाला डिबेंचर इश्यू किया पार पे, तो कंपनी को पैसे कितने मिले? 100. 100। जल्दी मत करना। एजेंट विनोद, सर हु इज एजेंट विनोद? बेटा कई बार आपको डिबेंचर इश्यू करने पड़ते हैं थ्रू ब्रोकर, Yes, sir. तो ब्रोकर क्या मांगता है? Commission. उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इश्यू, ठीक? और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्लोटेशन कॉस्ट, कि डिबेंचर्स को मार्केट में फ्लोट करने की कॉस्ट, लेट से वो कितने पैसे ले गया आपसे? ₹1। Yes, sir. तो बनिया बन के जवाब देना, आपने डिबेंचर तो ₹100 का इश्यू किया था, साला ₹1 तो वो ले गया, आपकी जेब में कितने पैसे बचे? 99. आपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी कितना किया? 99. ये बात समझ आती है? Yes, sir. बट डिबेंचर होल्डर, मैंने बचपन से बताया था, देखो दाढ़ी सफेद होगी, आज मैं यही बताऊंगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम हो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, Yes, sir. Value. थैंक यू मेरा बेटा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम हो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस Face वैल्यू। Yes, sir. तो मुझे बताओ, आज जब कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 10 rupees. 10 rupees. एब्सोल्युटली राइट। कंपनी को आज इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? आप बच्चों ने बोला 10 रुपीज, बिल्कुल ठीक, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कहेगा मैंने तो ₹100 दिए थे, मेरी सॉरी कंपनी कहेगी लायबिलिटी ₹100 से, तो इंटरेस्ट तो ₹100 पे ही लगेगा। तो Yes. आपने इंटरेस्ट पे किया ₹10, आपने ₹10 इंटरेस्ट पे किया, यानी आपको मिनिमम कमाना भी कितना पड़ेगा? 10 बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच? 99. इसका मतलब आपने दिया तो 10%, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, कोई बच्चा यूज कर सकता है, आपके पास है तो? Yes, sir. 10.10. 10.10। 101010. इसका मतलब आपको कमाना भी कितना पड़ेगा? 10.10. परसेंट या मोर देन 10%? More than 10%. More than 10. इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स जरूरी नहीं है हमेशा सेम होगा। आई टुक वन एग्जांपल, इज दैट क्लियर? Yes, sir. So can I call this 99 rupees in financial management terms net proceeds? Yes, So net proceed अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखना मत, is nothing but issue price Yes, sir. minus flotation cost. So far so good. Yes, sir. Let me take another example. आपकी मार्केट में क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं तूती बोलती है, तूती। तूती समझते हो क्या होता है? नहीं सर. तूती मतलब you have a very good reputation in the market. तो आपका डिबेंचर फेस वैल्यू ₹100 वाला आपने कितने पे इश्यू किया? 110 पे। दुनिया पागल है आपके लिए, दुनिया पागल है आपके लिए, मरती है आप पे, आपकी कंपनी में, क्योंकि पता है आज ₹10 एक्स्ट्रा दे भी देंगे, ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, इतना इंटरेस्ट दे दे के हमारे को खुश कर देगी कि पूछो ही मत। सो यू आर विलिंग टू पे 110 रुपीज, राइट? Yes, sir. बट एजेंट विनोद इन्वॉल्व था। एजेंट विनोद से मेरा क्या मतलब है बेटा? FC। FC बोले तो? Rotation cost. अरे वाह, लड़की स्मार्ट हो गई है, तो क्या बात है, क्या खाया आज? ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट लेट से बेटा ₹1 अगेन। अब बताओ आपकी इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स कितनी? सर 109. 109, क्योंकि ₹1 तो कमीशन दे दिया, तो आपके पास पैसे कितने बचे? 109। तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी कितना किया? 109. स्टार्टिंग के पॉइंट में थोड़ा टाइम लगाता हूं मैं समझाते हुए, उसके बाद तो घास काट दूंगा फॉर्मूलास की। सो फार सो गुड। Yes. लॉक कर दूं बेटा? Yes. कर दिया। अब आगे चलते हैं बेटा, लेकिन इंटरेस्ट तो अभी भी कितना दोगी? 10% ऑफ 100 rupees. थैंक यू, विच इज ₹10। 10. 10.
तो आपको 10 रुपीज अर्न करना है टू पे 10 बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच? 109. इसका मतलब लेस देन 10% ना मेरा बेटा? Yes, sir, 9.17. कितना है मेरा बेटा? 9.17. एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं आकांक्षा आपके साथ। आकांक्षा, सर अक्षिता। और मेरा दिमाग सड़ गया, सॉरी। ऑलराइट अक्षिता, सॉरी। 10% फेस वैल्यू ₹100 है इस डिबेंचर की, और इट इज इशूड एट पार। और इस बार नो विनोद, मतलब आपने डायरेक्टली पब्लिक इश्यू कर दिया, आपकी कोई खर्चा भी नहीं हुआ। Yes, sir. हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने में क्या जाता है, क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन है। तो बताओ आपका इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स कितना? 100. 100. आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 10. आपको कमाना भी कितना है 10. बाय इन्वेस्टिंग? 100. यानी कितना परसेंट कमाना है? 10%. तो कहना है सही, ये लाइन लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये अभी डेट के लिए बता रहा हूँ, आगे किसी और चीज के लिए भी बोलूंगा। whenever debt is issued at par, whenever debt is issued at par and there is no agent Vinod called flotation cost, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हो जाएगा। देख लो आपके सामने है, रेट भी कितना है 10%, और आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, अभी तो हमने टैक्स की बात की ही नहीं, बिफोर टैक्स भी कितना है 100. ओए कॉस्ट ऑफ डेट 10. सो कैन आई से rate of interest becomes bittu tikki wala called cost of debt before tax kab? If and only if two things are satisfied. What are they? The debt is issued at Par. and there is no flotation Cost. thank you। अब आप फॉर्मूला लिखो बच्चों, KDBT, ये जो बिफोर टैक्स लिखा है KDBT इज इक्वल टू, आप देखो जो आपको मैंने समझाया वही तो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो आपकी कॉस्ट है, Yes, sir. डिवाइडेड बाय BO ऑब्लिक NP। BO ऑब्लिक NP का मतलब है बेटा, जिसको आप NP बोलते हो इसको आप BO भी बोलते हो। दिस BO ऑब्लिक NP इज कॉल्ड मेरा बेटा Net fees. proceeds, and net proceed is what? Issue price minus Flotation. cost. Flotation cost. Issue price minus flotation cost। तो मैंने यहां लिख भी दिया बेटा, इंटरेस्ट अपॉन BO और NP। BO और NP स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स, एंड नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? इश्यू प्राइस माइनस Flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा इश्यू प्राइस क्या होगा सर? इश्यू प्राइस पार भी हो सकता है, डिस्काउंटेड भी हो सकता है, और Premium भी हो सकता थैंक यू, बिकॉज डेट कैन बी इश्यूड एट पार ऑब्लिक डिस्काउंट ऑब्लिक Premium. थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट? No, sir. हो sir. अब इसके नीचे वो पॉइंट टू रिमेंबर हम लिख सकते हैं, चलो वो बाद में लिखवाता हूँ। आफ्टर सर टैक्स, होता है हाँ बेटा, सर BO। हाँ बेटा, सर NP जो है उसका तो है नेट प्रोसीड्स, BO का फुल फॉर्म क्या है? वो भी नेट प्रोसीड दिया बच्चों, बस नेट प्रोसीड को हम BO भी बोल देते हैं। ठीक है सर। नेट प्रोसीड्स को हम BO भी बोल देते हैं। आकांक्षा, यस सर। आपका घर का निकनेम क्या है? आरुषि। आरू. आरू। तो मम्मी आरू बुलाए तब भी आप पलट के देखती हो, पलट। आकांक्षा बुलाए तब भी आप पलट के देखती हो, तो एक ही बात है। यस सर। ऐसे ही बच्चों नेट प्रोसीड्स को एब्रीविएशन फॉर्म में NP भी बोलते हैं और BO भी बोलते हैं। BO वर्ड ज्यादातर CA की क्लासेस में यूज हो जाता है, NP वर्ड सॉरी आई थिंक बीकॉम में, ये ना मुझे याद नहीं रहता रट्टाफिकेशन वाली चीज। इनमें से एक नाम CA की क्लासेस में यूज होता है और एक बीकॉम की ना। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो बच्चों, आफ्टर टैक्स। जब आप आफ्टर टैक्स कह रहे हैं पुत्र, तो आफ्टर टैक्स के लिए आप लिख दोगे KD। 80. बट बिफोर आई गो फर्दर बच्चों, आपको याद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स इज कॉल्ड PAT। ये बात तो याद है ना? यस सर। पक्का? एक बच्चा कहता है याद नहीं, मगर चल यार मैं बता ही देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेट्स से 10 लाख
माइनस टैक्स है लेट से 40%, 4 लाख। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बेटा? 6 lakh. तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 लाख इंटू 1 माइनस 0.4 विल गिव मी 6 लाख? Yes, sir. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स इज अ शॉर्ट वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Yes. अब देखो आफ्टर टैक्स के फॉर्मूला में ध्यान देना, पहले हम इंटरेस्ट लिख रहे थे, वहां टैक्स था ही नहीं। Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखो पूरा फॉर्मूला सेम है पुत्र। अगर आप ध्यान से KD80 का फॉर्मूला देखोगे, इंटरेस्ट अपॉन BO ऑब्लिक NP इंटू 100, यहां तक बिल्कुल सेम है, बस ऐड क्या हुआ है? 1 minus tax. क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट भी क्या चाहिए, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? After tax. मुझे कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स। तो आपका फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन BO ऑब्लिक NP इंटू 100। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. अच्छा संजय, Yes, sir. अगर मैं इस 1 माइनस टैक्स को इग्नोर कर दूं और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, कैन आई कॉल इट एज KDBT? Yes, sir. इसका मतलब Right. अगर इधर देख बेटा, अगर टैक्स जीरो है, तो KDBT और KD80 इज वन एंड द सेम थिंग। तो बेटा लिखो, पहले ये फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन NP इंटू 100, ये तो फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का। Yes, sir. उसके बाद आप लिखोगी KD80 इज इक्वल टू KD बीटी इंटू 1 माइनस टैक्स। सर समझ नहीं आया, सुनते रहो, जल्दी मत करना। ये आपने KD80 का फॉर्मूला लिखा है बेटा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन NP इंटू 100। Yes. अब इसकी जगह पे क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ KDBT से? Yes. इंटू 1 माइनस टैक्स लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, KD 80. थैंक यू। और टैक्स नहीं होगा तो जो KDBT है वही आपका KD 80 हो जाएगा. थैंक यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सो यही मैंने लिखा हुआ बेटा सामने, KD80 इक्वल्स KDBT इंटू 1 माइनस। Tax. सो फार सो गुड। Yes. लॉक कर दूं? Yes. कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले एक लाइन लिख लो बच्चों, इन्होंने नहीं लिखी है बट मैं अभी लिखवाऊंगा, नहीं तो रह जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखो, जब ये दो फॉर्मूला आपने लिख लिए, जो मैंने आपको समझाया भी था, whenever debt is issued at par and there is no flotation Cost. rate of interest will be equal to cost of debt. cost of So whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, we can say whatever is the rate becomes my cost of debt yes sir before tax, और उसको into 1 minus tax कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, cost of debt After tax. तो प्लीज ये शॉर्टकट याद रखना, कुछ क्वेश्चंस के लिए जरूरी है टू सेव टाइम। सो फार सो गुड पुत्र। yes sir लॉक कर दूं? yes Yes. sir कर दिया। नाउ अब चलते हैं आगे बच्चा पार्टी। ये तो आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, इररिडीमेबल डेट का, राइट? Yes, sir. हमने ऊपर हेडिंग डाला था ना, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, उसके दो पार्ट्स थे, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट after tax After tax. अब हम इसके बाद हेडिंग डाल लेते हैं पुत्र, रिडीमेबल डेट। और हो सकता है यहाँ पे संजय मैं थोड़ा सा स्मार्ट एस बनने की कोशिश करूं, मैं एक ही फॉर्मूला लिखवा दूंगा और वहां पे मुझे संजय आकांक्षा बोल देंगी सर अगर टैक्स होगा
तो आफ्टर टैक्स निकल आएगा, और अगर टैक्स हटा देंगे तो अभी भी तो वही सिखाया था मेरा बेटा। देखो इस फॉर्मूला और नेक्स्ट फॉर्मूला में यही फर्क तो है, राइट? ऑलराइट, तो लिखते हैं बच्चों इरिडीमेबल डेट। फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इक्वल्स, ये फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसकी एब्रीविएशन जरूर बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, वहां पे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, लिख पा रहा हूँ, थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा नहीं, इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी, आरवी क्या होता है अभी बताऊंगा, माइनस एनपी डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ से मेरा मतलब है व्हाट इज द टर्म ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज द टर्म ऑफ डिबेंचर होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। यानी इस फॉर्मूला में से अगर मैं 1 माइनस टैक्स हटा दूंगा तो ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट, और अगर इंटू 1 माइनस टैक्स लगा के सॉल्व करूंगा तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। एंड प्लीज अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन कराते हुए दोबारा बताऊंगा बट अभी मन कर रहा है बताने को, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा कि यार बिफोर टैक्स निकालना है या आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट दे रखा है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स, क्योंकि जेब में तो उतना पैसा ही जाएगा, राइट? So we'll be always calculating after tax cost of capital unless and until question says otherwise. Silent है always after tax cost of capital. अब यहाँ पे full forms लिखते हैं बेटा। RV stands for redemption value. Redemption value means आज हमने डिबेंचर इश्यू किया, उसकी लाइफ है 5 साल, तो आपको डिबेंचर होल्डर को आज ही बताना पड़ेगा कि 5 साल बाद मैं तेरे को 100 के बदले 100 दूंगा या 110 दूंगा, यानी वेदर द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार और एट प्रीमियम। कैन द डिबेंचर्स बी रिडीमेबल एट डिस्काउंट? सामने वाला बोलेगा मुझको बुद्धू समझते हो क्या, मुझसे 100 रुपए का पेपर वापस ले रहे हो और 90 रुपए दोगे, मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है? नहीं बेटा कुछ नहीं लिखा। यस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, कुछ एक आधी बुक्स में पुराने जमाने में हुआ करता था, बट यस सामने वाला क्या नहीं है आकांक्षा? पागल हाँ, उसकी शक्ल पे पी बोले तो पागल नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, तो हंस क्यों रही है बेटा? सब मेरा नाम अक्षता है। अच्छा इसलिए हंस रही है? अरे यार मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूँ यार। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू मींस कितना पैसा आपको वापस देना है। एनपी की फुल फॉर्म तो मेरे बच्चों को पता ही है, और यहाँ लाइफ का यहाँ पे मतलब होता है पुत्र टर्म ऑफ डिबेंचर। लाइफ का मतलब होता है पुत्र टर्म ऑफ डिबेंचर। सो फार सो गुड। यस सर। ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ डेट के हमने फॉर्मूलाज लिखे, आज हो सकता है शायद हम फॉर्मूलाज ही लिखें। हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं कहता हूँ डेट के फॉर्मूलाज अगर आपने समझ लिए अच्छे से, प्रेफरेंस अभी के अभी रटवा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, हम एज्यूम कर लेंगे कि डेट के फॉर्मूलाज हमें समझ आ गए हैं और सेकंड वाला हमने रट भी लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ओ नहीं। सर। राइट, चलते हैं आगे पुत्र। ये फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया। यस सर। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नंबर 3। इसको ना बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बोलते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही है बचपन से। और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आके इसका नाम हो जाता है प्रेफर्ड स्टॉक। क्या हो जाता है पुत्र? प्रेफर्ड स्टॉक। तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्टॉक वो तो एसेट होता है। नहीं बच्चों, शेयर कैपिटल को स्टॉक भी बोलते हैं, अंग्रेज बोले तो फॉरेनर्स, बोले तो फॉरेन कंट्रीज, तो हमने भी उनको कॉपी कर रखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड प्रेफर्ड स्टॉक।
तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, डेट दो तरह का था सर, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर भी कितनी तरह का है, 2 एक रिडीमेबल और एक। इररिडीमेबल। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में लिख दो इररिडीमेबल, केपी। वो केडी था, ये केपी है ना भाई। डिबेंचर होल्डर को क्या पे करती है कंपनी, डिविडेंड। अच्छा सॉरी डिवेंचर को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी, डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स के पहले आता है या टैक्स के बाद, बाद। बेटा फॉर्मूला खत्म। यानी अब केपी एटी बीटी कुछ नहीं होता, एक आधा क्वेश्चन करा दूंगा एक्सेप्शनल, बट जनरली जब हम कॉस्ट ऑफ रेफरेंस का फॉर्मूला सीखते हैं तो हम कहते हैं डिविडेंड तो टैक्स के, बाद ही आता है। बट आप बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हो। यहाँ पे संजय बोली थोड़ी स्मार्ट लग रही है आज, कहती सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो हमने पढ़ा था डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो कभी कभी कंपनी को देना पड़ता है, कभी कभी शेयर होल्डर को देना पड़ता है, इनकम टैक्स में भी पढ़ा था। कहती सर मैंने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं नहीं आपने बोला है, आपको याद नहीं है, आपने अभी मुझे मैसेज भी किया। यस बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए बताना जरूरी है। टू बिगिन विद, सारे डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में फुली एग्जम्प्ट नहीं होते हैं। हमने इनकम टैक्स भी पढ़ा है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ा है। सर क्या क्या ध्यान में रखना है, तो डिविडेंड पे कहीं बार शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ता So that's why I might do one or two question on KP before tax and after tax. But leaving those question aside, when question में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात नहीं होती तो हम इस फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। और देखो इस फॉर्मूला को याद करना कितना आसान था, डिबेंचर में इंटरेस्ट था, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, खत्म। एनपी का मतलब तो वही रहेगा, क्या, नेट प्रोसीड्स कॉल्ड इश्यू प्राइस। और प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पता है किस पे निकलता है, पेड अप कैपिटल पे। जो शेयर के नाम के आगे रेट लगा होता है दैट बिकम्स अ रेट ऑफ डिविडेंड, और वो प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल पे निकल जाता है। ऑल अबाउट इररिडीमेबल डेट। प्रेफरेंस, हाँ मेरा बेटा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस। इसको बड़ा मजा आता है जब मैं कान पकड़ता हूँ, इसलिए मेरी गलती जरूर बताती है लड़की। रिडीमेबल प्रेफरेंस स्टॉक। अगर आप देखोगे मैं फॉर्मूला समझा नहीं रहा, सीधा लिख रहा हूं, और यहाँ पे आप बच्चे बताओगे मैंने ये फॉर्मूला कहां से कॉपी मारा। टेलो रिडीमेबल डेट। थैंक यू। बस वहां पे वर्ड इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टैक्स था, इंटरेस्ट की जगह जब डिविडेंड आया, डिविडेंड तो होता ही टैक्स के बाद है। बाद है। So all about preference stock called preferred stock. तो कहने से ये सेम नोट जो मैंने पहले लिखवाया था, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या मैं अक्षिता, संजया एंड कॉपी टू ऑल दोबारा बोल सकता हूँ? Whenever preference shares are issued at par and there is no flotation, कॉस्ट, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है जो प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे लगा है वही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। यहां पर मैंने ये नोट नहीं लिखवाया बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो। कौन सा नोट? जैसे डेट में लिखा था कि whenever preference share capital is issued at par and there is no flotation, कॉस्ट, so rate of dividend becomes प्रेफरेंस, cost आप of लिख दो, हमें याद नहीं रहता। कॉस्ट ऑफ, then rate of dividend will become equal to cost of preference stock। जैसे वहां पे rate of interest became cost of debt। So far so good, Putter?
Yes, sir. लॉक कर दूं? लॉक कर दूं बेटा? यस सर। Yes, sir. कर दिया बेटा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पुत्र, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉल्ड की। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ना मेरे बच्चे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। मैंने हेडिंग डाला, ये थर्ड मेरा मेन हेडिंग आ गया, बेस्ड ऑन डीपीएस। नहीं बेटा, ये वो दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है संजय, स्कूल की याद आ गई बेटा। Yes, sir. तो डीपीएस नहीं है यहाँ, डीपीएस की फुल फॉर्म क्या है पुत्र? Then पर शेयर। सो बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर। बड़ा आसान है फॉर्मूला बेटा, टेंशन ही मत लियो। जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे थे तो हमने न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लिखा था। yes, sir. जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाली तो हमने न्यूमरेटर में प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा। Sir. तो जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, दैट टू बेस्ड ऑन डिविडेंड, तो हम न्यूमरेटर में बोलते क्यों नहीं हो यार? क्या बोल रही हूँ? यार वहां पे इंटरेस्ट लिखा था, Yes. प्रेफरेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा था, तो यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड लिखोगे, एंड इक्विटी डिविडेंड इज डिनोटेड विद D1। यार लॉजिकली समझना बच्चों, रट्टे नहीं मारने हाँ, पुत्र। सर वो टर्म याद नहीं आ रहा था, उसको क्या बोलते हैं। अबे प्रेफरेंस का अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इक्विटी का equity इक्विटी डिविडेंड है, कैसी बातें कर रही है यार? सर वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो हम वो देते हैं ना, जो भी क्या देते हैं ना, क्या देते हैं ना? जो ईटीएस निकलता है उसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, शादी पे आई है, उसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देती? सो वो तो उन्हीं को तो उसके बाद फिर शाहरुख खान की पिक्चर का गाना नहीं गाती, जीना है तो हर पल जियो, फिर क्या पता कल हो ना हो। रिजर्व नहीं बनाती? yes, sir. सारा दे देती हो क्या? ऐसे कैसे बेटा, भूल गई आप Prepaid तो बड़ी जल्दी। मैंने आपको सिखाया था, रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो का सम टोटल इज। fund. भूल गए ना? भूल गए ना? आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? आई हेट यू। मैं नहीं, वो फॉर्मूला कह रहा है आपको। मैं तो बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं हेट कर ही नहीं सकता। क्लियर है पुत्र मेरी बात? Yes, sir. तो यहाँ पे D1 स्टैंड फॉर इक्विटी डिविडेंड पुत्र। Yes, sir. नीचे वही एनपी लिखा जाएगा, NP/BO, कॉल नेट प्रोसीड्स। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर क्या फॉर्मूला बन गया? दिस। और यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज और लिख देना, विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ का मतलब क्या है? लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। सर मतलब इस साल मैंने आपको 10 रुपए डिविडेंड दिया, अगले साल भी कितना दूंगा? 10 रुपए। उसके अगले साल भी 10 रुपए। मरते दम तक, 10 रुपए। यानी नो ग्रोथ। Yes, sir. Yes, sir. So this becomes your formula for based on dividend per share without growth. B पे आ जाते हैं बच्चों, based on dividend per share, ब्रैकेट में लिख देना with growth। तो ठीक है, D1 अपॉन P0, इसको B0 नहीं बच्चों, P0 लिखना है, आई एम सो सॉरी। इसको NP काट दो बच्चों। हाँ, ये बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था तो हमने चेंज ही कर दिया था। आई एम सो सॉरी बच्चा पार्टी, जो भी रिकॉर्डिंग दे रहा है बच्चा समझ के माफ कर देना, आप ही के बच्चे हैं हम। D1 अपॉन P0 प्लस G। तो दोनों फॉर्मूला में फर्क ही क्या है? ग्रोथ है तो ग्रोथ को ऐड कर दो, ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ को ऐड नहीं करो। मत करो। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है पुत्र, व्हाट डज डिविडेंड 1 स्टैंड फॉर? D1 लिखते हैं बच्चों, डिविडेंड। बेटा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में यूज करूंगा, इसीलिए समझा रहा हूं अभी साथ साथ धीरे धीरे। डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ पीरियड 1। सो व्हाट इज पीरियड 1? अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लो पीरियड 1 मींस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
क्योंकि 90% क्वेश्चन में लग जाता है, 100 में नहीं लगता, इसलिए मैं ईयर ना बोल के पीरियड बोलता हूँ। बट टू बिगिन विद आप मान लो एट द एंड ऑफ पीरियड 1 मींस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सॉरी। P0 stands for market price of a share. ब्रैकेट में नेट, and G stands for growth rate. G stands for growth rate. So far so good बच्चा पार्टी। यस सर। अब ग्रोथ निकालने के लिए ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है हम वो भी देखेंगे, फॉर्मूला बच्चों रटना पड़ेगा, बट यस आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है। यहां तक लिख लिया बच्चा पार्टी पहले? यस। लिखते हैं बच्चों G called growth. G stands for B into R. Sir, what is B? आप लोग बता दो यार, मैं पढ़ा चुका हूं। अरे भूल गए क्या? मैं नहीं बता रहा, कॉपी खोलो अपनी और मुझे बताओ, मैं बैठ के। मैं नहीं, ऐसे मजा ही नहीं आता यार पढ़ाने का, बड़े बेकार बच्चे हो तो। कोई नहीं, कॉपी खोलो, मैं बैठा हूं, फटाफट यार। हाँ, वेट कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, हियर B stands for, मैंने आप बच्चों से पूछा था क्या होता है, तो शुक्र है, शुक्र है भगवान का, किसी ने लिखा था, कॉपी पे लिख के बता दिया, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो। And R stands for rate of earning on retained earnings. थोड़ी राइटिंग गंदी है बच्चा पार्टी, काइंडली एक्सक्यूज मी। सर वैसे बड़ी अच्छी है, इतनी बेइज्जती मत किया करो यार प्लीज। रेट ऑफ अर्निंग ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, रेट ऑफ अर्निंग ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। सो फार सो गुड गाइस। सर ये रेट ऑफ अर्निंग ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या, मैं बताऊं। इट इज जस्ट लाइक यार, कंपनी ने आपके पैसे से, आप कौन हो शेयर होल्डर, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट भी पे कर चुकी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर चुकी है, अब कंपनी के पास 100 रुपए पड़े हुए हैं। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है पुत्र, या तो वो 100 रुपए कंपनी आपको दे दे एज डिविडेंड, या फिर वो 100 रुपए कंपनी बिजनेस में ही रख ले और आपके पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमा ले। तो जब कंपनी आपके उस प्रॉफिट को बिजनेस में रिटेन करके इन्वेस्ट करती है और उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अर्निंग ऑन रिटेन्ड। थैंक यू वेरी मच। तो लिख लिया बेटा? यस सर। ऑलराइट, नाउ अब ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ना, ये फॉर्मूला जो है, मतलब कहने को फॉर्मूला है, मैं तो कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। जैसे मैं आप बच्चों से पूछूंगा, बेटा मैंने आपको पहले साल लेट से डिविडेंड दिया 10 रुपए। अच्छा यहाँ पे ना एक बात और लिख लेना, विद ग्रोथ कांस्टेंट। यहाँ पे विद ग्रोथ लिखा था बेटा, सॉरी विद ग्रोथ, यहाँ पे वर्ड लिख देना विद कांस्टेंट ग्रोथ। पहले वाले में था विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ है ही नहीं, सेम 10 10 10 10 10 मिलता रहेगा। बट विद कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब है कंपनी ने कह दिया सलमान की तरह, एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, हर साल 10% बढ़ा के दूंगा। यानी पहले साल आपको कितने पैसे मिले, 10 रुपए। यस लेट से पहले साल आपको डिविडेंड मिला 10 रुपए, तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 11 अगर ग्रोथ 10% है। सर 11। देखो मुझे 11 नहीं आता लिखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, 3। लिख सकता हूँ बेटा? यस सर। यस लिख सकता हूँ बेटा? यस सर। क्योंकि ये 10% मतलब 0.1 आया ना,
Yes, sir. तो कहना है ऐसे, दिस वाज D0, यानी आज कितना डिविडेंड दिया गया, इनटू 1 प्लस ग्रोथ अगर आप कर दोगे तो क्या निकाल लोगे, D1. D1, क्योंकि आपको अपने फॉर्मूला के लिए बच्चों क्या चाहिए, D1 which is called dividend to be paid at the end of year 1. Yes, sir. So is this clear मेरा बेटा? यस सर। सो हमने D1 का फॉर्मूला लिख लिया, जो D1 होता क्या है, निकालते कैसे हैं। फिर हमने ग्रोथ का फॉर्मूला लिख लिया B इंटू आर। ग्रोथ के कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं, देखेंगे धीरे धीरे, बट यहां तक कोई डाउट? नो सर। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं। अक्षिता नहीं, आकांक्षा, अब ठीक बोला? नहीं, अक्षिता। अक्षिता, अक्षिता, यस सर। आपने जब मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग इनटू 1 माइनस बी। यस सर। याद है या भूल गई? सर याद है। पक्की बात? यस सर। तो ये ले फिर। अगर मेरे पास क्वेश्चन में गलती से अर्निंग पर शेयर दिया है तो उस इवन को मैं इंटू 1 माइनस बी कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड। क्योंकि बी क्या था, रिटेंशन रेशियो। तो 60% अगर रिटेंशन रेशियो है तो अर्निंग का 40% ही तो डिविडेंड है, यस सर। बिकॉज डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो का सम टोटल इज 1। सो इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? यस। तो आपका और में एक और फॉर्मूला आ गया विच इज E1 इंटू 1 माइनस B. बी। इस 1 माइनस बी को मैं क्या बोल सकता हूँ पुत्र? Dividend payout ratio. ऑलराइट, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पूछना चाहूंगा इस बार संजय से। संजय मुझे खुद बता देगी, मुझे लगता है बता सकती है। ए था, बी था, अब सी पे आ गए, सी एंड डी पे। सी बेस्ड ऑन, ईपीएस की फुल फॉर्म तो पता है ना मेरे बेटे को? Earning per share. विदाउट ग्रोथ। आप मुझे फॉर्मूला बता दो, मुझे पता है आपको आता है, बस आप शर्मा रही हो। तो earning per share का फॉर्मूला लिख देंगे। पहले आपने D1 अपॉन P0 लिखा था बेटा। यस सर। Yes, sir. अब D1 की जगह क्या आ जाएगा? E1। पहले डिविडेंड पर शेयर के ऊपर बेस्ड था, अब अर्निंग पर शेयर के ऊपर बेस्ड है। तो जब डिविडेंड पर शेयर पे बेस्ड था तो फॉर्मूला था D1 अपॉन P0, तो इस बार हो जाएगा E1 अपॉन P0। ओके, पहले मैं एक फॉर्मूला और लिख दूं, फिर इनकी एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म लिख देंगे। आकांक्षा, यस सर। अब तो नाम ठीक लिया। सर अक्षिता। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर नाम गलत बोलूं ना, मेरे अपने कॉपी के पीछे लिख लेना 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट। सर देने कैसे आओगे नोएडा? बेटा अमेजोन है ना। ठीक है सर। अब मैं गलत बोलूं ना, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, और आई हेट माई सेल्फ व्हेन आई टेक अ रॉन्ग नेम। बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर, अक्षिता, यस सर। बिफोर आई गो फर्दर पुत्र, विद ग्रोथ, तो मेरे बेटे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर ईयर अपॉन P0 प्लस जी। और आप बोलो सर आपने अभी भी एक चीज गलत लिखी, यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था? कांस्टेंट ग्रोथ। थैंक यू, डन। यस सर। एक बात आप सच्ची सच्ची बताओ, राइटिंग देख के लग रहा है कोई टीचर पढ़ा रहा है? ऐसे नहीं लग रहा 4th 5th स्टैंडर्ड का बच्चा लिख रहा है। यस सर। अरे यार एक्चुअली बेसिकली क्या है बच्चों, जो मेरे पास है ना 24 इंचेस का टैब है जिसपे मैं जर्नली लिखता हूँ, जब घर से पढ़ा रहा था। अभी मैं इसी लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, कभी लिखा ही नहीं मैंने आज तक जब से लिया है। तो वो टेढ़ा मेढ़ा याद चल रहा है इस पे, एक तो लिखो देखो समझ ही नहीं आता कुछ। एनीवेज, बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर विद कांस्टेंट ग्रोथ का ये फॉर्मूला हो गया पुत्र। Yes, Yes, sir. sir.
तो दोनों फॉर्मूलाज में फर्क कुछ नहीं है, एक याद कर लिया, वो कहते हैं ना बोगो, बाय वन गेट वन फ्री अपने आप है। और ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा, विच इज बी इंटू और आर। हाँ। जैसे D1 की फुल फॉर्म बताई थी, मतलब क्या थी, वैसे E1 की बता देते हैं। D1 था डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ पीरियड 1। यस तो E1 इज अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड 1 and generally 90% of the cases में at the end of period 1 is nothing but at the end of year 1 so far so good पुत्र। यस सर लिख लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। बेस्ड ऑन RF एंड RM, फुल फॉर्म अभी लिखवाऊंगा बच्चों, ये फॉर्मूला रट लो, इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैं भी याद करूं, क्या था याद नहीं आ रहा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF एंड देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रिस्क प्रीमियम, हाँ इसको रिस्क प्रीमियम क्यों कहते हैं वो मैं समझा सकता हूँ। और ये RF प्लस क्या है? RF एंड RM, हाँ, नहीं सर फॉर्मूला में RF प्लस, यार मेरी ना राइटिंग गंदी है, वो पढ़ते होते ना अल्फा बीटा गामा, हाँ यस सर तो दिस इज बीटा बेटा, बीटा दिस इज बीटा, where RF stands for risk free rate of interest, रिस्क फ्री रिटर्न। अब एक बात बताओ, जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है उसमें रिस्क होता है या नहीं होता? यस सर तो बताओ रिस्क फ्री रिटर्न कौन सी होगी फिर? मैं बताऊं, जब आप गवर्नमेंट के पास अपना पैसा इन्वेस्ट करती हो तो गवर्नमेंट तो कभी डूब नहीं सकती। तो कहना है से whatever you earn by investing your money into the government security gives you a, रिस्क फ्री रिटर्न तभी तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तभी तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न। कम होता है। थैंक यू। सो यहां लिख देते हैं जर्नली इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज is considered as risk-free securities. ठीक है मेरा बेटा? यस सर। And RM stands for पुत्र return of the market. और नेचुरली अगर आप लोग समझेंगे, समझना चाहेंगे, मार्केट की रिटर्न तो गवर्नमेंट की रिटर्न से हमेशा ज्यादा तुम्हारा रिस्क भी तो होता है, राइट? यस सर अब B stands for beta of the security. सर बीटा होता क्या है? स्टैट्स में कभी पढ़ते थे बच्चों? बीटा इज बेसिकली, आपको मैं बताना चाहूं, बीटा इज बेसिकली द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसीलिए तो प्लीज अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखो, आप अपने रिस्क को, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज हायर द रिस्क हायर रिटर्न यू वांट ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस Yes. फॉर्मूला का इनडायरेक्टली मैंने जैसे समझा था बच्चों बचपन में, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि जो शेयर होल्डर की रिटर्न है वही कंपनी की कॉस्ट है। तो शेयर होल्डर रिस्क फ्री रिटर्न में पैसा लगाए या आपके पास लगाए, आपके पास तभी लगाएगा जब उसे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। एंड हेंस द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। अदरवाइज तो फॉर्मूला था बेटा, रटना था। आपके लेवल पे ये फॉर्मूला 10% चांसेस है यूज होगा,
बट बताना मेरा फर्ज है। ये सेम फॉर्मूला आपको दोबारा पढ़ाऊंगा संजय, अक्षिता। देखो जैसी पैसों की बात आई अक्षिता, मैंने एक बार भी नाम गलत नहीं बोला ना? यस सर। ये बेस्ट है। तो ये आपको सेमेस्टर 6 में भी पढ़ाऊंगा अगर आप सब्जेक्ट लेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, चलते हैं आगे बेटर। ये हमने यहाँ तक फॉर्मूला लिख लिया बेटा। यस सर। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, वहीं से मैं चीटिंग मार के लिखवाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ बहुत बारी। बीटा ऑफ द सिक्योरिटी is calculated as follows. Standard deviation set into, भूल गया यार, मुझे याद नहीं है to be very honest. Coefficient of correlation between asset, हाँ याद आ गया। Coefficient of correlation divided by standard deviation of market का square, I believe. Standard deviation of the market. ये फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों, मैं अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग से देख के ही बता रहा हूँ, ठीक है? चीटिंग कर रहा हूँ उसमें क्या है? ऑलराइट, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा मैं लिखवा देता हूँ। Whereas this asset means standard deviation of the asset. सर हमें इसका मतलब स्टैट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा? नहीं, आपके लेवल पे नहीं पूछते। सीए कर रहे होते तो मैं कहता हाँ मैं वैसा क्वेश्चन भी कराऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट, R of A and M शॉर्ट में लिख दिया, stands for coefficient of correlation। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था ना स्टैट्स में ये वर्ड बेटा? सर याद नहीं, भूल गई सब कुछ। संजय यहीं पर हो ना? यस सर। याद नहीं अब कुछ है। कोई नहीं बेटा, इतना अब रट्टा तो मारना पड़ेगा। एंड लास्ट बेटा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। मार्केट। So all about formulas list. थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना आधे एक पेज का। कई बार बीटा के लिए कोई एक सिंपल बीटा वाला फॉर्मूला भी लग जाता है बाय एवरेज, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लेते हैं जो हमें यूज आएगा, वो तो मैं अभी लिखवा ही देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया बेटा? यस सर। WACC called K, called weighted average cost of capital. it is also called मेरा बेटा Overall cost of capital. overall cost of capital। Summation WX upon summation W, where W stands for weight। सर which weight? आपका वेट नहीं पूछ रहा बेटा, मतलब सिक्योरिटी का वेट, मतलब वेटेज। दैट वेटेज कैन बी बुक वैल्यू वेट, कैन बी मार्केट वैल्यू वेट। क्या कह रही हो अक्षिता? संजय कहाँ फंसा दिया, इतने पकाऊ हैं। हाँ बेटा? सर ये समेशन है। यार आपको पता है ना मेरा हाथ नहीं चल रहा है, इसमें मजे ले रही हो क्या जिंदगी के मेरे साथ? तो ई लग रहा था। अब ठीक है? यस। Where weight can be book value weight, can be market value weight, and X, which is called variable, in this question can be KD, can be KP, can be KE, can be KRE, depending upon question to question. God bless you. KD, KP, KE, KRE. So I repeat, weighted average। थोड़ा सा अभी भी आधा एक पेज छोड़ देना बच्चों, एक दो फॉर्मूला आज नहीं लिखवा रहा।
आज सिर्फ इतना लिखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में दबा के 90% ऑफ द क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर जाके कोई एक फॉर्मूला ऐड करेंगे। W stands for weight. Weight can be book value weights. सर बुक वैल्यू वेट्स मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू रिकॉर्ड हो रखी है। सर मार्केट वैल्यू मींस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी, दैट इज मार्केट वैल्यू वेट। डिबेंचर की भी ऐसे मार्केट वैल्यू होती है। सो weight can be book value weight, can be market value weight, and X here can be KD, can be KP, can be KE, can be KI. आज एक फॉर्मूला लिखवाना रह गया। हाँ बेटा। तो डिपेंडिंग की क्वेश्चन में किसका पूछा है, डेट का पूछा है? नहीं 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 बच्चू, डिपेंडिंग नहीं, मुझे X सभी को लेना है जो जो दे रखा है, तभी तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या, ऑल ऑफ देम। अच्छा ना एक लास्ट फॉर्मूला रह गया बच्चों, देखो जल्दी जल्दी में होता है ना, कई बार गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो पुरानी रिकॉर्डिंग में था नहीं, हो सकता है उसमें बाद में लिखवाया, बट आज जब फॉर्मूलास कर ही लिया तो साथ के साथ लिखी नहीं। बेटा मैंने केडी सिखा दिया, केपी सिखा दिया, केई सिखा दिया, क्या रह गया? थैंक यू। KRE which is called cost of returned earnings, returned नहीं होए, sorry, retained earnings. all right, option 1। एक ऑप्शन कहती है जो हमें कभी कभी क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी। एक बात बताओ, 11th स्टैंडर्ड नहीं सॉरी 12th स्टैंडर्ड याद करो, इक्विटी का फॉर्मूला याद है? सर कैसी बातें करते हो, आपको लगता है हम इतने अच्छे हैं? अच्छा चलो मैं याद दिला देता हूँ। इक्विटी के फॉर्मूला में इक्विटी शेयर कैपिटल आता था, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता था। इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो जो केई का रेट है वहीं केआरई का लगा दो। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, वन ऑफ द ऑथर और वन ऑफ द डेवलपर कह लूं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या इन्वेंटर कह लूं। Another developer called inventor said use KE formula but ignore flotation cost। मुझको बात सही लगी? क्योंकि बच्चों प्लीज इक्विटी इश्यू जब आप करोगे तब तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी। रिटेन्ड अर्निंग तो बिजनेस में ही बढ़ा है, उस पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट थोड़ी लगेगी। वो तो बिजनेस ने जो कमाया था वही बिजनेस ने इन्वेस्ट कर दिया। तो केई और केआरई बिलोंग इक्विटी को ही करता है, बट फॉर्मूला लगाते वक्त केई का फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन जैसे आप माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करते हो अब आप उसे माइनस नहीं करो। तो दिस इज व्हाट इट मींस कि यूज केई का फॉर्मूला बट इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे नेट प्रोसीड निकालते वक्त आप बोलते थे इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, अब आप माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करो। नहीं जब केआरई निकालोगे और केई निकाल रहे हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा। थैंक यू। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मूलास। मैंने बहुत टाइम लगा दिया फॉर्मूला समझाने में ताकि आपको लर्न हो जाए। संजय कहती सर आप टाइम वेस्ट करते हो। मैं कहा क्यों ऐसा बोल रहे हो? कह रही एंड में तो हमने रटनी है ना संजय? पिछले वाले चैप्टर के तो समझ आ गए, याद हो गए। फिर जब मैं आपको बार बार बच्चों प्रैक्टिस करा के लर्न कराऊंगा, ऐसे नहीं लर्न कराऊंगा, बाय एक्सप्लेनिंग की व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो दैट्स व्हाई आई जनरली टेक मोर टाइम इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट देन द अदर्स। कहने को मैं भी कह सकता था फॉर्मूला से लिख लो। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास का टाइम आप लोगों ने मुझे बोला 11 o'clock। मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा बच्चों, एंड देन विल कीप द क्लास अकॉर्डिंग। तब तक बाय 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 एंड बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।